हम सब जानते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है, पर म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? इट इज़ नॉट ओनली फॉर वेल्थ जनरेशन, इट इज़ मेनली एंड मेनली फॉर योर गोल प्लानिंग। आपने अपने गोल को कैसे प्लान करना है, आपने कौन से पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आपको ये आ गया तो आपको म्यूचुअल फंड का सही मायनों में मतलब पता चल गया। हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड के प्रोफेसर कौशिक भादुरी जी, जो तकरीबन 3 दशकों से मनी मार्केट इंडस्ट्री को देख रहे हैं। इन्होंने बहुत क्लोज से मनी मार्केट की इंडस्ट्री को देखा है। ये इंडसइंड बैंक के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हेड रहे हैं। साथ ही पिछले 1 दशक से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बेताज बादशाह की तरह उभरे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में गोल प्लानिंग होती क्या है, क्यों जरूरी है और इसको कैसे किया जाता है। आपका इंडिया हार्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है सर। म्यूचुअल फंड तो हमने बहुत सुना हुआ है, पर ये गोल प्लानिंग होती क्या है म्यूचुअल फंड की? देखिए विजय जी, आपके सारे श्रोताओं को, देखने वालों को मेरा नमस्कार। इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड, कुछ भी कहें, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या एनी काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, इट स्टार्ट्स विथ सबसे पहले गोल। अगर आपका गोल ही सेट नहीं है तो आप किस चीज का पीछा कर रहे हैं? 10 साल चले जाएंगे, 20 साल चले जाएंगे, लेकिन इफ यू डोंट नो द गोल, यू विल नॉट अराइव एट एनी डेस्टिनेशन। जब हमें गोल पता है, जब हमें डेस्टिनेशन पता है, तो हम बीच में करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। इसी को गोल प्लानिंग कहते हैं इंडस्ट्री में। और गोल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क प्लानिंग। यानी अगर आप मेरे क्लाइंट हैं तो मैं रिस्क प्लानिंग के बारे में आपको कुछ इस तरह से समझाऊंगा कि अगर आप मेरे क्लाइंट हैं तो सबसे पहले, बिफोर आई स्टार्ट विथ योर गोल प्लानिंग, आई विल डू ए रिस्क प्लानिंग फॉर यू। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क प्लानिंग? इन रिस्क प्लानिंग आई आस्क अ सेट ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके जॉब्स के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपकी जॉब में आपकी एजुकेशन के बारे में, और हम इन सबको रैंक करते हैं बाय गिविंग सर्टेन नंबर्स। अ टोटल ऑफ दैट नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से निकाला जाता है और एक अराइव किया जाता है एक नंबर पे। उस नंबर के हिसाब से एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपके रिस्क को भापता है, आपके रिस्क को अंडरस्टैंड करता है। अब उसी रिस्क के हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स को अब वो प्लान करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर आई हैव डिसाइडेड द रिस्क is now doing the goal planning. So in a goal planning, I will now discuss about आपका emergency fund, आपका short duration fund, आपका medium duration fund, आपका linked decision, that means linked investments, and finally आपकी retirement. अब आप देखिए, जब मैंने इन प्लान्स का नाम दे दिया, आपका इमरजेंसी फंड, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर रिटायरमेंट टाइम। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, रिटायरमेंट अगर कल आ गई तो आई कांट से दैट इज नॉट ए रिटायरमेंट। सिमिलरली छोटा ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, जो कि परहैप्स 1 साल से 3 साल तक के बीच में है, is very different from your medium term plan which is going to come in about 7-8 years. And similarly 7 to 9 years का ये जो मीडियम टर्म प्लान है, ये आपके रिटायरमेंट से बिल्कुल अलग है। अगर आपके रिटायरमेंट से हर चीज अलग है, टाइम लाइन्स अलग है, तो प्रोडक्ट लाइन्स भी अलग होंगे। और इसी को आपका फाइनेंशियल एडवाइजर अलग अलग प्रोडक्ट्स कहता है और रिस्क के हिसाब से आपको अलग अलग फंड स्ट्रेटजीज में डालता है। सो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। से फॉर ए रिटायरमेंट फंड, द फाइनेंशियल एडवाइजर शायद लार्ज कैप फंड के बारे में बात नहीं कर रहा, वो उस समय आपको 2 मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड में डाल सकता है। हर एक प्रोडक्ट के टाइमलाइंस अलग, हर एक प्रोडक्ट के रिस्क फैक्टर्स अलग, और हर एक प्रोडक्ट के रिटर्न भी अलग। सो वन शुड नॉट एक्सपेक्ट कि मेरी इमरजेंसी फंड विल गिव मी ए रिटर्न ऑफ ए रिटायरमेंट फंड। सिमिलरली यू शुड नॉट एक्सपेक्ट अ शॉर्ट ड्यूरेशन फंड टू बी अगेन गिविंग यू ए रिटर्न विच इज एज हाई एज ए रिटायरमेंट फंड। प्रोडक्ट अलग, रिस्क अलग, टाइम अलग और नीड अलग। इसी को
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो, और इसी को गोल प्लानिंग कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन किस किस तरह के होते हैं? क्या आप एक सेट ऑफ क्वेश्चन दे सकते हैं जिसको हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ताकि पर फिर भी उसके बावजूद भी अगर वो क्वेश्चन उनको पता भी चल जाएगा तो उनको अपना क्या रिस्क फैक्टर, एक आम आदमी उसको कैलकुलेट कर सकता है या एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही उसके रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कोई नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए, रिस्क में हम इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि आपकी एज कितनी है? सो इफ ए पर्सन इज़ 54 इयर्स ऑफ एज, ही इज़ नियर टू हिज रिटायरमेंट, विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ए 24 ईयर ओल्ड किड। इसी तरह से एक फैमिली में आप जॉब करते हैं अकेले इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आप और आपकी वाइफ जॉब करती हैं। इसी के साथ एक और चीज मैं ऐड कर सकता हूं, आप भी जॉब कर रहे हैं, मैडम भी जॉब कर रही हैं, अपने घर या गांव से इनकम भी है, प्लस आपके रेंटल इनकम्स भी, यानी मेरा रिस्क देखने का तरीका बदल गया। ये एज का हुआ, इनकम का हुआ। नेक्स्ट इज, आपके बच्चे ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके बच्चे ऑलरेडी एजुकेशन पार कर चुके हैं, आप अपना घर ऑलरेडी खरीद चुके हैं, आपकी अब रिक्वायरमेंट सिर्फ रिटायरमेंट के पैसों को इकट्ठा करने की है, शॉर्ट टर्म फंड्स की, जैसे इमीडिएटली बेटे की शादी करानी है, डॉटर की शादी करानी है, या उनके एजुकेशन, अब वो आपके गोल से अलग होगी। लेकिन यही गोल फॉर ए 30 ईयर ओल्ड के लिए अलग होगा कंपेयर टू ए 54 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट को सेट ऑफ क्वेश्चंस इज द एजुकेशन बैकग्राउंड। अगर कभी जॉब चली जाती है, बिजनेस में बहुत अच्छा दिन नहीं है, तो क्या आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड एसेट्स हैं, या आपका वो वाला एसेट भी मैं क्रिएट करने वाला हूं? अगर आप 50 इयर्स के हैं और ये एसेट आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं उसे राइट पोजीशन पे डालूंगा, राइट जगह पर डालूंगा। और अगर आप 30 ईयर ओल्ड हैं और मुझे वो क्रिएट करना है, तो मुझे उसके लिए फंड्स एलोकेट अलग से करने पड़ेंगे। सो इसीलिए हर गोल प्लानिंग अलग, हर कस्टमर की नीड अलग, हर कस्टमर के वेज अलग होते हैं। इसका मतलब अगर किसी ने पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो अगर अपने एमएफडी या आईएफए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपनी गोल प्लानिंग खुद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने पैसे से रिस्क ले रहा है क्या? देखिए विजय जी, अगर किसी को वेल्थ मैनेजमेंट आती है, तो उन्हें फाइनेंशियल एडवाइजर्स की खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि विजय जी, जब आपने साइकिल चलाना सीखा, तो क्या किसी को फीस दी? नहीं दी। लेकिन अगर आपको हवाई जहाज चलाना है, तो आपको कॉलेज जाके उसकी फीस देनी पड़ेगी। नहीं तो आप ये नहीं कह सकते एट 30,000 फीट मैं गूगल देख के हवाई जहाज उतार लूंगा। यानी जब आपका पोर्टफोलियो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का है, 7 लाख, 10 लाख का है, आपको लगता है कि मैं अपने वेल्थ को मैनेज कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख से 3 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर उसे आपको हैंड होल्डिंग करके बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, तो अब आप शायद 3 करोड़ का पोर्टफोलियो या इवन हायर पोर्टफोलियोज को मैनेज अकेले ना कर पाएँ। शायद यू विल नीड अ फाइनेंशियल एडवाइज़र जो कि आपको इन चीज़ों में, जैसे अभी लड़ाई का मैदान है, कुछ अलग-अलग सिचुएशंस अलग-अलग बनते रहते हैं। उस समय आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? उस समय आप क्या करेंगे? बैलेंसिंग एंड रीबैलेंसिंग ऑफ योर पोर्टफोलियोज़, ये सब अगर आप क अकेले कर सकते हैं, शायद आप 2-1 लाख रुपए तक ये करेंगे क्योंकि आपका स्टेक ज़्यादा नहीं है। लेकिन 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ पे आपके स्टेक्स ज़्यादा हैं, और इस समय हेल्प ले लेना अच्छा रहता है। कुछ कुछ ऐसा कहें कि अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है या फिर बुखार है तो आप डिस्प्रिन या पैरासीटामोल ले सकते हैं। पर अगर आपने अपने किडनी का ऑपरेशन करना है, आपने हार्ट का ऑपरेशन करना है, आपने कोई मेजर कोई वो करना है, तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर का कंसल्ट लेना ही पड़ेगा। जी, और मैं साथ में ये भी कहूँगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को देख के, समझ के और परख के चुनें। क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर गूगल पढ़ के आपको आपको प्रोडक्ट दे रहा है, तो दैट माइट नॉट बी द राइट थिंग। अगर उनमें रियली नॉलेज है, उनमें आपके किडनी के ऑपरेशन करने लायक, जैसे आपने कहा डॉक्टर पे नॉलेज है, he should not be one who is doing an operation just by looking into the book.
he should have the knowledge to take you forward and ability to handhold you and take necessary corrective actions on the ground. That's the most important part of a financial advisor. चलो सर, थैंक यू। आपने आम आदमी के एक मिथ को काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया कि पैसा अगर आपने ज़्यादा कमाना है, बनाना है, तो आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, आपको एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे कि हमें एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, एक फिजिशियन की ज़रूरत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजय जी। फाइनेंशियल एडवाइज़र, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये एक फैमिली के पार्ट बन जाते हैं और इनके साथ एक लॉन्ग टर्म का एसोसिएशन अगर बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद रहता है। फाइनेंशियल एडवाइज़र जो दसों सालों तक की आपको गोल देता है, लेकिन आपका हैंड होल्डिंग अगर वो दसों सालों तक नहीं कर रहा है, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन using a financial advisor. Similarly, a financial advisor अगर मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस नहीं सजेस्ट कर पा रहा या आपके पोर्टफोलियो को सिर्फ खाली ही छोड़ रहा है, दैट्स नॉट द काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट वी लुक इनटू। आपको पैसा बनाना है तो मार्केट के सिचुएशंस के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को देखते रहना, मॉनिटर करना, चेंज करना। ट्रैकिंग द फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपका फंड मैनेजर है, एएमसी का, ये सब ज़रूरी हिस्से हैं वेल्थ क्रिएट, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक